एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस विद चार्ली। सभी को गुड इवनिंग। और कुछ लोग तो सो गए होंगे, उनको गुड नाइट। और कुछ लोग अभी जग रहे होंगे। जग वो लोग रहे होंगे या तो वो लोग पढ़ रहे होंगे या फिर आज उनका व्रत होगा। आज आप लोगों को पता है कि आज हरियाली क्या बोलते हैं, हरितालिका तीज है। तो आप सभी लोगों को हरितालिका तीज की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, ये व्रत सबके घर में हुआ होगा और हम में से भी कई लोगों ने किया होगा। ज़्यादातर तो आफ्टर शादी लोग करते हैं, लेकिन जैसे भी जिसकी अपनी श्रद्धा। तो चलिए भाई, पूजा वूजा कर लीजिए और जो भी आपको अपना नाश्ता वास्ता करना है सब कर लीजिए। मैंने सोचा वीडियो लेके आते हैं थोड़ा सा, कुछ क्वेश्चंस लेके आते हैं, करते हैं। क्योंकि ये भी हमारा एक क्या कह सकते हैं, ये भी हमारी एक पूजा ही है, भक्ति ही है हमारी, ठीक है। कि पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो चलिए, अभी जो लोग जग रहे हों वो लोग फटाफट वीडियो देख लें और देख करके बताइएगा कैसी है। आगे हम लोग आते हैं। क्वेश्चंस अच्छे मिलेंगे आपको, है ना, क्योंकि मुझे भी पढ़ के लगा कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग फटाफट शुरू करते हैं। इसमें भी आपको टोटल मुझे लगता है 65 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन होंगे, मतलब नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ मैं। तो चलिए, हैप्पी हरितालिका तीज सभी को एक बार फिर से। अब आप लोग फटाफट पूजा वूजा करिए और बढ़िया जो भी आपने पकवान बनाए हो, व्यंजन, उनको जो है खाइए और मज़े से सोइए, ठीक है। तो जो लोग का व्रत है वो लोग खाएं पिए, आराम से सो जाएं, फिर सुबह आराम से देखिएगा। और पढ़ाई लिखाई ये सब तो चलती रहती, ठीक है। तो चलिए, अच्छा एक बात और कर लेते हैं। ये आपको पता है एमरंथ लीव्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोग चौलाई साग बोलते हैं। तो ये आपने देखा होगा मार्केट में। इसकी फ़ोटो मैंने इसलिए दिखा दी क्योंकि मार्केट में देखिए दो कलर की मिलती हैं, ठीक है। तो इनमें जो है सबसे अच्छी बात तो ये है कि विटामिन ए जो है, सॉरी, जो आपका बीटा कैरोटीन होता है, जो कि बाद में लीवर के थ्रू आपका विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो बीटा कैरोटीन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर डायबिटीज़, मतलब कोई डायबिटिक है या किसी के लिपिड वगैरह बढ़ा हुआ, मतलब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या किसी का वेट बहुत है, मतलब कि, तो इसमें आप ये कह सकते हो कि इसको बहुत हाई फाइबर है, ये हाई फाइबर है इसमें। और इसके बाद क्या कहते हैं, विटामिन ए की भी मात्रा बहुत अच्छी है। तो आप ये कह सकते हो कि बहुत ही हेल्दी है, ठीक है। तो और पत्ते वाली सब्जी में आपको पता है आयरन भी पाया जाता है, तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो अगर मतलब सेवन करना चाहें, या करना ही चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि मेरे भी घर में ऐसा है, थोड़ा सा कुछ हो जाता है, कभी कभी मम्मी का मेरे लिपिड्स वगैरह बढ़ जाता है। तो उनको भी मैंने ये सजेस्ट किया, और वो समझ लीजिए कि हफ्ते में 3 से 4 दिन मैंने सजेस्ट किया कि वो पूरे अपने मील में इसको कम से कम डेली शामिल करें। अब डेली तो नहीं हो पाता, इंसान खा खा के बोर हो जाएगा, बट एटलीस्ट मतलब पूरे वीक में 3 to 4 मील तो हम लोग ले ही सकते हैं इसकी। तो आपके भी घर में अगर कोई ऐसा है, और नहीं भी है अगर, तो हमें पत्ते वाली सब्जियाँ तो खानी ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये मुझे थोड़ा सा जानकारी सही लगी इसलिए मैंने आप तक दे दी। आपको भी वैसे पता होगा, बट मैंने एक तरह से आपको रिमाइंड करा दिया, ठीक है, ये रिमाइंडर है। चलिए आते हैं फटाफट क्वेश्चन में, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन। तो जो आपका क्लोरोफिल के निर्माण के लिए जो आपका तत्व होता है वो आपका होता है कौन सा, मैग्नीशियम, ठीक है। कि मैग्नीशियम मतलब आवश्यक होता है किसके लिए, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए। दूसरा क्वेश्चन है जैव विविधता। जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी की बात हो रही है यहाँ पर। तो जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, WG रॉजन ने, या रॉजर्स ने, या मेंडल ने, या कोई नहीं। तो ये जो आपके WG रॉजन थे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, ये आपके जो WG रॉजन थे, इन्होंने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि लाइकेंस जो होते हैं, लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं, ध्वनि प्रदूषण के, वायु प्रदूषण के, जल प्रदूषण के, या तीनों प्रदूषण के। तो जो आपके लाइकेंस होते हैं वो सबसे अच्छे इंडिकेटर्स किसके माने जाते हैं, आपके वायु प्रदूषण के, ठीक है। वायु प्रदूषण में क्या, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बहुत बढ़ गई है तो इससे आपको पता चलेगा कि मतलब जो वायु है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ गई है। तो ये लाइकेंस जो होते हैं ये इंडिकेट करते हैं, ठीक है। ओवरऑल तो हम ये जानेंगे कि वायु प्रदूषण का इंडिकेटर है ये, ठीक है। लेकिन अगर वायु प्रदूषण में भी कौन सी चीज़ का इंडिकेटर है, तो हम ये जानेंगे कि जो आपका SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है उसकी मात्रा अगर अधिक हो जाती है वायु प्रदूषण में, तो उसको इंडिकेटर है ये जो आपका लाइकेंस है। और जो आपका ध्वनि प्रदूषण होगा, आपको पता है कि ध्वनि प्रदूषण के लिए एक वो चलाया गया था, एक अभियान चलाया गया था जिसको ग्रीन मफलर बोलते हैं। तो ग्रीन मफलर में क्या था कि जितने भी हाईवे हैं, जितनी भी सड़कें हैं, सड़कों के किनारे बहुत मतलब कई सारे वृक्ष लगाए जाएँ, पेड़ लगाए जाएँ। तो जिससे क्या होता है, और स्पेशली हाईवेज़ जो हैं, ठीक है, आपके जो नेशनल हाईवेज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि ट्रक्स वगैरह और मतलब भारी और बड़े बड़े वाहन चलते हैं, तो उनसे क्या होता है, बहुत सारा पोल्यूशन होता है, तो और बहुत ज़्यादा शोर भी होता है। तो इसको पेड़ का लगाने का सिस्टम इसलिए किया गया था कि मतलब सड़क के दोनों साइड इस तरीके से रो वाइज पेड़ लगा दिए जाएँ। आपने देखा होगा आप भी,
तो आते जाते ही होंगे रोड पे, तो उसको ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। और ग्रीन मफलर में क्या था कि हाईवेज़ के दोनों साइड पेड़ पौधे मतलब बहुत सारे वृक्ष लगाए जाएँ। उनका मानना ये था कि जो वृक्ष होते हैं वो जो आपका पॉल्यूशन है, मतलब इतना धूल धुआं धक्कड़ जो भी चीज़ें हैं, और प्लस जो शोर है, जहाँ पे आवाज़ हो रही है व्हीकल्स के थ्रू, वो उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो फिलहाल इसका आंसर ये था। और ध्वनि प्रदूषण में आपको क्या याद रखना है? ग्रीन मफलर। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे की फॉर्मल ऑपरेशन अवस्था की उम्र है। पियाजे ने आपका दिया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत, इनकी 4 स्टेजेस सभी को पता है। तो इसमें जो आपकी फॉर्मल ऑपरेशन की अवस्था है इनकी, ये इनकी चौथी स्टेज है, ठीक है। तो चौथी स्टेज की आपसे उम्र पूछ रहे हैं। तो ऐसे तो उम्र हम लोग यही पढ़ते हैं कि 11 से 15 वर्ष तक होती है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ आंसर दिया हुआ था 11 से प्रौढ़ावस्था तक, लेकिन फिर भी हम लोग 11 से लेकर के 15 वर्ष तक ही जाएंगे, ठीक है। 11 से लेकर के 15 वर्ष तक इनकी फॉर्मल ऑपरेशन की अवस्था मानी जाती है। फर्स्ट स्टेज इनकी सेंसरी मोटर है, दूसरी इनकी प्री ऑपरेशनल है जो आपकी 2 से 7 साल तक की होती है, और तीसरी इनकी कॉन्क्रीट स्टेज है वो आपकी 7 से 11 साल होती है, और जो इनकी फॉर्मल ऑपरेशन है वो 11 से 15 साल होती है, और सेंसरी मोटर आपका 0 to 2 ईयर्स होता है। फिर नेक्स्ट है फीटल एक्टिविटीज़ का अर्थ है। फीटल मतलब जो बच्चा है गर्भ में, ठीक है। गर्भस्थ शिशु के हाथ पैरों में स्वतः क्रियाएँ होना, या भ्रूण में गति होना, या ओवम में गति होना, या नवजात शिशु की क्रियाएँ। इसमें जो फीटल का मतलब होता है गर्भस्थ शिशु, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ये ऑप्शन जो आपका है ये ए वाला, यही करेक्ट हो जाएगा। गर्भस्थ शिशु जो बच्चा है उसके हाथ पैर में जो स्वतः क्रियाएँ हो रही, मूवमेंट हो रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फीटल एक्टिविटीज़। फिर है गर्भवती स्त्री के कुनैन औषधि के प्रयोग से होने वाले बालक पर प्रभाव पड़ता है। बालक बहरा हो जाता है, बालक अंधा हो जाता है, बालक गूंगा हो जाता है, या बालक दुर्बल हो जाता है। तो इसमें क्या होता है? बालक जो है बहरा होने का खतरा होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार लगे चेचक के टीके का प्रभाव कब तक रहता है? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष या 8 वर्ष? तो एक बार अगर आपने चिकन पॉक्स का इंजेक्शन लगाया बच्चे को तो उसका असर 5 साल यानी कि 5 ईयर्स तक रहता है। नेक्स्ट है शिशु के भाषा विकास की प्रारंभिक रूप है। बबलाना, क्रंदन, कूकना, कोई नहीं। सभी को पता है कि बच्चा सबसे पहले क्या करता है? रोना स्टार्ट करता है। और ये जो भाषा विकास का एक सिद्धांत दिया था उन्होंने, लैंग्वेज डेवलपमेंट का, किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने। उन्होंने ये बात कही थी कि बच्चे के अंदर एक एलएडी यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जिससे बच्चा 1 से लेकर के 5 साल तक की वो डिवाइस काफ़ी एक्टिव रहती है। तो आप बच्चे को 1 से लेकर के 5 साल तक में जो भी लैंग्वेज आप उसको सिखाना चाहें, और जिस भी लैंग्वेज का आप उसको माहौल देंगे, बच्चा उस लैंग्वेज को बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का सिद्धांत किसने दिया था? नॉम चॉम्स्की ने। और उन्होंने एक क्या टर्म दिया था? एलएडी। एलएडी का फुल फॉर्म क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। फिर नेक्स्ट है ब्रिग्स के अनुसार जन्म के समय पाए जाने वाला संवेग कौन सा है? भय है, कष्ट है, आनंद है, उत्तेजना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके वॉटसन ने दिए थे, 22-23 संवेग दिए हुए हैं, आपने चाइल्ड डेवलपमेंट में पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ब्रिग्स के अनुसार पूछ रहा है, ठीक है। तो ब्रिग्स के अनुसार इसमें जो आपका होगा वो होगा उत्तेजना, ठीक है। नेक्स्ट है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ये बात किसने कही? स्टर्न ने, टर्मन ने, विनेट ने, या फिर आपके स्पीयरमैन ने। तो जो आपके टर्मन थे, ठीक है, इन्होंने ये बोला कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही आपकी बुद्धि है। फिर नेक्स्ट है बुद्धि के द्वि सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। आपकी 2 फैक्टर थ्योरी की बात हो रही है। यूनिफैक्टर थ्योरी होती है, और आपकी जो है क्या बोलते हैं 2 फैक्टर थ्योरी है, और ये आपकी क्या बोलते हैं 3 फैक्टर थ्योरी भी है किसी को, उसको शायद ट्रायरिकल थ्योरी बोलते हैं। उसको शायद स्टर्न ने दिया था, मुझे याद है। चलिए मैं आपको बता दूं, हाँ स्टर्न ने दिया था। उसको जो है वो 3 बुद्धिकारक सिद्धांत बोलते हैं, उसको त्रिबुद्धिकारक। चलिए अभी फिलहाल द्यू पे आते हैं। 2 बुद्धि सिद्धांत किसने दिए? स्पीयरमैन ने, थॉमसन ने, मैकडूगल ने, गिलफोर्ड ने। तो आपके जो स्पीयरमैन है इन्होंने आपके 2 बुद्धिकारक सिद्धांत दिए थे, ठीक है, 2 फैक्टर थ्योरी। नेक्स्ट है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से अभिप्राय है मौलिकता, युक्त साहचर्य, या संयोगशीलता, या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी से तात्पर्य आपका सभी रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो क्रिएटिव रहेगा वो सारी चीज़ें कर लेता है। सारी चीज़ें इन द सेंस आप कह सकते हो कि बीच का रास्ता निकाल करके बहुत सी नॉर्मल चीज़ या सिंपल सी चीज़ को भी काफ़ी क्रिएटिव बना देता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। फ्रॉइड को, एडलर को, हरलॉक को, या यूंग को। तो जो व्यक्तिगत मनोविज्ञान है आपका, उसका जन्मदाता माना जाता है एडलर को। किसको? एडलर को। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति प्रतिपादित की गई है। किलपैट्रिक के द्वारा, फ्रॉबेल के द्वारा, मिस हेलन पार्क के द्वारा, या मोरिया मोंटेसरी के द्वारा। तो फ्रॉबेल ने आपको पता है किंडरगार्टन का दिया था उन्होंने, किंडरगार्टन जो बच्चों वाला होता है। इसके बाद जो ये क्या बोलते हैं खेल विधि पर आधारित जो आपकी शिक्षण पद्धति में प्रोजेक्ट पद्धति है, इसको दिया था आपके किलपैट्रिक ने, ठीक है, ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
या राज्य स्वास्थ्य संगठन या फिर आपके सभी। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सभी, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जन स्वास्थ्य शिक्षा, सब मतलब पूरी जनता के लिए, सभी के लिए। नेक्स्ट है हमारा कि मानव, एक सेकेंड, हाँ, मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय है। विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृद्धि में अंतर या उपर्युक्त सभी। इसमें जो आपका आंसर करेक्ट होगा वो होगा आपका डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर थोड़ा दिख नहीं रहा। नेक्स्ट है बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं, आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में या इनमें से सभी। तो यहाँ पर सामाजिक भेद की बात हो रही बालक बालिकाओं में, तो उनके आचरण में भी, स्वभाव में भी, दृष्टिकोण में भी, सभी चीज़ों में जो सामाजिक मतलब सोसाइटी के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो सभी में इसमें पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि वो लोग यही मानते हैं कि अच्छा लड़की है तो इसका स्वभाव ऐसा होगा, लड़का है तो उसका स्वभाव काफ़ी हार्श होगा, लड़की है तो उसका काफ़ी सॉफ्ट होगा। बात समझ गया। इसके बाद फिर है कि बच्चे की भाषा, ये मैं नहीं कह रही, ये मैंने सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बताया है। बच्चे की भाषा विकास प्रभावित होती है परिपक्वता से, स्वास्थ्य से, प्रेरणा से या सभी से। तो इसमें जो विकास है, भाषा का विकास है, बिल्कुल सही है। बच्चा जब मैच्योर होगा थोड़ा सा, तब वो लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाएगा। उसका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा तो वो भाषा को और अच्छे से सीख पाएगा, और अगर उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो लैंग्वेज का डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं होगा जितना एक स्वस्थ बच्चे का होगा। और प्रेरणा से का मतलब क्या है कि बच्चे को आप हमेशा कुछ न कुछ सिखाते रहो, उसको थोड़ा थोड़ा मोटिवेट करते रहो, कुछ कुछ बात उससे करते रहो। जब बच्चे छोटे होते हैं तब भी अगर आप उनको ऐसे मतलब किसी चीज़ का इशारा करते हो या फिर उनको कुछ आवाज़ सुनाते हो या अपने हाथ से ताली बजाते हो तो बच्चा उस तरफ इस तरह से देखता है। तो आपको बच्चे को प्रेरित भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा सभी से, कि तीनों चीज़ें आपको बच्चे को करनी है, कई चीज़ें करनी है। नेक्स्ट है बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है प्रसव केंद्र, शिक्षित दाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य चल। तो इसमें जो करेक्ट आप मतलब आपका आंसर होगा वो होगा शिक्षा। बात सही है, हर समस्या का समाधान क्या है, एजुकेशन। अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें पहले तो खुद ब खुद पता चल जाएंगी। दूसरी चीज़ है कि पता तो हर किसी को होती है, बट हो सकता है मतलब होता ऐसा है कि जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारियों के प्रति और अपनी जो भी जानकारी हम जानते हैं उसके प्रति हमें सेंसिटिव बनाती है। तो किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप संवेदनशील हैं, सेंसिटिविटी है आपके अंदर, तो आप उस चीज़ को बहुत जल्दी फॉलो अप ले आएंगे, मतलब फॉलो करेंगे उसको। नेक्स्ट है शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है। कैसी अवस्था है, उन्नतिशील है, सामान्य है, श्रेष्ठ है या महत्वपूर्ण है। तो जो शिशु अवस्था है आपकी इन्फेंट स्टेज, वो आपकी कैसी अवस्था है, एक महत्वपूर्ण अवस्था है। फिर नेक्स्ट है प्राकृतिक प्रसव को कहते हैं स्वाभाविक, कृत्रिम, इंस्ट्रूमेंटल या जटिलतापूर्ण। तो प्राकृतिक प्रसव यानी का मतलब क्या है, नेचुरल डिलीवरी यानी कि स्वाभाविक प्रसव। नेक्स्ट है व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं भोजन और परिवार, बुद्धि और भोजन, वंशानुगत गुण तथा वातावरण या आर्थिक स्थिति और बुद्धि। तो व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले हमारे दो कारक होते हैं, वो कौन से हैं आपके, वंशानुगत और वातावरण यानी कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आपको हेरिडिटी से जो चीज़ें मिली हैं उससे आपका कह सकते हो कि आपकी जैसे आपकी पर्सनालिटी हो गई, आपके बालों का कलर, आपकी आंखों का कलर है ना, आपकी हाइट, आपका वेट, आपकी पर्सनालिटी, ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ जैसे जो आपका डेवलपमेंट है कि वातावरण में आप कैसे परिवार में पैदा हुए, कैसे पास पड़ोस है आपके, आप कैसे स्कूल में पढ़े, आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है। तो ये दोनों चीज़ें बराबर से हमें प्रभावित करती हैं और इन दोनों चीज़ों का जो एक रिजल्ट है वही हमारी पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं कि आप सब कुछ अपने हेरिडिटी से आपको मिले और ऐसा भी नहीं कि सब कुछ आपको अपने वातावरण से भी मिले। अब हाइट आपको वातावरण से तो नहीं मिल सकती है ना, जैसा आपका जेनेटिक होगा, मतलब जैसे आपके पेरेंट्स होंगे, जैसे आपके पूर्वज रहे होंगे, उस हिसाब से हमारी हाइट का होता है। ठीक है, तो और वातावरण में क्या होता है कि लाइक भाषा है, हो सकता है आप अगर आप कोई बहुत डाइवर्स मतलब कल्चर में रह रहे हो तो आप वहाँ पर 2 से 4 5 भाषाएं सीख सकते हैं। हो सकता है पहले आप इंडिया में रहे फिर बाद में आप कहीं फॉरेन चले गए हो तो वहाँ आपने वहाँ की लैंग्वेज सीख ली हो। तो वातावरण से हम बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन जो हेरिडिटी है वो फिक्स होती है। कुछ चीज़ें हमें मिलती हैं वो एकदम फिक्सअप है, पर वातावरण फिक्स नहीं होता। वातावरण में आप अपना वातावरण बदल बदल करके आप हज़ारों लाखों चीज़ें सीख सकते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिपक्व जन्म का कारण है सिफिलिस, विषाक्तता, असंतुलित भोजन, इनमें से सभी। तो बताने की जरूरत नहीं, इनमें से सभी आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हरलॉक के अनुसार विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन या धनात्मक परिवर्तन या A+B दोनों। इसमें जो आपका है विकास की बात कर रहा है, विकास डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट में आपका गुणात्मक भी आएगा मात्रात्मक भी आएगा, A एवं B। ठीक है, अब अगर यहाँ पर वृद्धि आपसे पूछता कि वृद्धि का अर्थ है तो हम सिर्फ मात्रात्मक के साथ जाते हैं, क्योंकि वृद्धि आपको पता है वृद्धि क्या है, एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है वो। ठीक है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, हाइट कितने सेंटीमीटर बढ़ी, वजन कितने ग्राम या कितने किलोग्राम बढ़ा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की क्रिया को कहते हैं आहार आयोजन, पूरक आहार, संतुलित आहार, मिला जुला आहार।
तो ये जो बच्चे को आप क्या करते हैं, जब 4 से 5 महीने का बच्चा हो जाता है तो हम उसको क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी दाल का पानी या थोड़ा सा कुछ हलवा या कुछ भी आप है ना, थोड़ा फलों को मसल करके ये सब चीज़ें हम जो देना शुरू करते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग बोलते हैं पूरक आहार। क्या बोलते हैं? पूरक आहार। नेक्स्ट है, जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है 130 पर मिनट या फिर 105 या 120 140। तो लड़कों की पूछ रहा है तो हम यहाँ पर 130 के साथ जाएंगे। अगर यहाँ पर गर्ल्स का दिया होता तो हम 120 के साथ जाते। ठीक है, वो गर्ल्स बॉयज़ में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन कर देते हैं, बाकी इतना कोई टेंशन नहीं लेना, आपको 120-30 पर मिनट याद रखना है। नेक्स्ट है, व्यक्तित्व विकास की 8 अवस्थाओं की व्याख्या किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? GW ऑलपोर्ट के द्वारा या MN मन के द्वारा या एरिक्सन के द्वारा या फ्रॉइड के द्वारा? 8 अवस्थाओं से आप तुरंत समझ गए होंगे, जो आपके एरिक एरिक्सन है उन्होंने 8 अवस्थाएं दी थी। किसकी दी थी? 8 अवस्थाएं उन्होंने दी थी। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। ये सब आपको याद होनी चाहिए क्योंकि आपके नेट में भी पूछता है क्वेश्चन लगाने के लिए। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला, उसमें भी पूछेगा, सारे एग्जाम में पूछा जाता है ना, कुछ कुछ तो पूछ ही लेते हैं बिल्कुल। और क्या बोलते हैं, UGC नेट के एग्जाम में तो आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए पूछ दिया जाता है, या फिर कभी कभी ये बोल देते हैं चूज़ करिए कि इसमें कौन सी इनकी स्टेजेस हैं और कौन सी नहीं है। फिर है, 6 से 7 वर्ष का कोई बालक किन खेलों में अधिक रुचि लेता है? एकांकी खेल, सामूहिक खेल, एकांकी और सामूहिक, या इनमें से कोई नहीं? तो जो 6 से 7 वर्ष का बच्चा है वो दोनों तरह के खेलों में इंटरेस्ट लेता है। वो कभी कभी अकेले भी खेल लेता है और कभी कभी लोगों के साथ भी खेलता है, तो दोनों तरह के खेल में वो इंटरेस्ट लेता है। नेक्स्ट है, एक ही कोशिकाओं का समूह कहलाता है? ये तो बताना ही नहीं है, आप कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ सेल्स। क्या कहते हैं उसको? कोशिका कहते हैं, ऊतक कहते हैं, शरीर कहते हैं, अंग कहते हैं, तो इसको हम लोग ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है, हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं? 5, 4, 6, 2। तो सभी को पता है कितने तरह के? 4 टाइप्स के पाए जाते हैं। ये वाले देखिए आपके कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं, कनेक्टिव है, एपिथेलियल है, मसल टिश्यूज है और नर्वस टिश्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है, पोलियो का उद्भवन काल होता है 7 से 14 दिन, 9 से 18 दिन, 8 से 16 दिन, कोई नहीं। तो यहाँ पर 7 से 14 दिन आपका होता है। फिर नेक्स्ट है, ऑक्सीजन ग्रहण करके कोशिकाओं में पहुंचाता है प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, DBC या फिर रुधिर प्लेटलेट्स। तो जो ऑक्सीजन ग्रहण है वो उसको कोशिकाओं में कौन पहुंचाता है? जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आपके कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को ले जा करके कैरी करता है, पहुंचाता है कि भाई ले आए, उठा करके लो। नेक्स्ट है, लवण तथा जल का उत्सर्जन करने वाला अंग है? फेफड़े, यकृत, हृदय, वृक्क। यहाँ पर यकृत का मतलब लीवर है, वृक्क का मतलब किडनी है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। अग्नाशयी रस होता है, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, एंजाइम युक्त होता है, हार्मोन्स युक्त होता है? तो बताने की जरूरत नहीं है, अम्लीय होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, कंकाल को गति प्रदान करती है अस्थियां, हृदय पेशियां, रक्तवाहिनियां या मांसपेशियां? तो इसमें जो कंकाल को गति प्रदान करने की बात कौन सी है? मांसपेशियां। अगर मांसपेशियां ना हो तो हम चल ही ना पाते, फिर हड्डी आपस में टक टक आवाज आती बस। कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, मतलब कि जो आपकी क्रैनियल नर्व्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं? कपाल गुहा से, श्वसन तंत्र से, तंत्रिका तंत्र से, उत्सर्जन तंत्र से। तो भाई जाहिर सी बात है, आपकी क्या बोलते हैं, क्रैनियल नर्व्स हैं तो वो आपकी जो क्रैनियल कैविटी वहीं से निकलेंगी। ठीक है, एक के साथ जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, यूरिक एसिड, जो आपका यूरिक अम्ल होता है वो कहाँ से उत्सर्जित होता है? त्वचा से, फेफड़े से, वृक्क से या लार से? तो यहाँ पर यूरिक एसिड की बात हो रही है, तो यूरिक एसिड भी आपका ये वृक्क से निकलता है। फिर नेक्स्ट है, सदैव जोड़े में पाए जाते हैं ऊतक, गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम्स, या राइबोसोम्स या आपकी केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस? तो आपका जोड़े में, यहाँ पेयर में क्या पाया जाता है? आपका जो गुणसूत्र होता है आपका यानी कि क्रोमोसोम्स होते हैं वो हमेशा पेयर में पाए जाते हैं, तभी तो वो क्या बोलते हैं 23 जोड़े होते हैं ना, मेल और फीमेल में। फिर नेक्स्ट है, ऐच्छिक पेशियां 1 सेकंड में कितनी बार संकुचन करती हैं? 10 से 12, 12 से 16, 8 से 9, 10 से 14। तो यहाँ पर जो हमारी ऐच्छिक पेशियां होती हैं यानी कि वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो, वो 10 से 12 बार जो है संकुचन करती हैं, और 12 से 16 बार या 12 से 18 बार हम क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ब्रीदिंग हमारा रेट जो है वो 12 से 18 या फिर कभी कभी आपका 12 से 16 भी दिया जाता है या 16 से 20 बार भी दिया जाता है, तो आपको एक रेंज याद रखनी है, कम से कम 12 से 18 बार। फिर नेक्स्ट है, प्रश्वसन तथा निःश्वसन क्रिया में वायु का आदान प्रदान होता है 480 से 600 मिलीलीटर, या आपका 400 से 500, 200 से 300 या 300 से 700? सोचो, तो 400 से 500 मिलीलीटर जो है आपकी वायु का आदान प्रदान होता है जब हम लोग क्या करते हैं? एक्सेल और इनहेल करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, किसका आकार गहरे प्याले के समान होता है? तो कल मैंने बताया था आपको, जो आपका वोमेंस कैप्सूल होता है और किडनी में होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक सेकंड, उसमें आपका ये गहरे प्याले के समान होता है, और मैगी के जैसे इसमें ग्लोमेरुलस भरा होता है। नेक्स्ट है, मूत्राशय कहाँ स्थित होता है? मूत्राशय यानी कि जो आपका ब्लैडर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। आमाशय में, गुर्दे में, श्रेणी गुहा में, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ कहाँ पर स्थित है उसकी बात हो रही है, तो जो आपकी श्रेणी गुहा होती है वहाँ पर ये स्थित होता है। नेक्स्ट है, शारीरिक स्वच्छता और वातावरण की स्वच्छता किसके अंतर्गत आती है? स्वास्थ्य के, पोषण के, प्रसन्नता के, या स्वच्छता के? तो इसमें जो आपकी स्वच्छता है तो जैसे बात ये स्वच्छता के अंतर्गत आएगी। ठीक है,
फिर हमारा नेक्स्ट है, नहाने के साबुन में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साबुन में क्षार, साबुन में अम्ल, ए तथा प्लस बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप एक सेकंड रुको। हाँ, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपका होगा कि साबुन में अधिक मात्रा में क्षार नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, आंखों तथा पुस्तक के बीच का अंतर होना चाहिए जब आप किताब पढ़ रहे हो तो 12 इंच, 18 इंच, 20 इंच या 15 इंच। तो आपकी जो है 18 इंच की कम से कम थोड़ी सी बीच की दूरी मतलब होनी चाहिए। नेक्स्ट है, नाखून महीने में कितने बढ़ते हैं, मतलब पूछ रहा है आपसे कि नाखून जो हमारे नेल्स होते हैं वो कितने बढ़ते हैं एक महीने में। ठीक है, तो 3 मिलीमीटर, या फिर आपका 7, या फिर आपका 10, या फिर आपका 9। तो इसमें जो आपका है कितने महीने में बढ़ते हैं वो 3 mm। ठीक है। फिर है कि शरीर से पसीना कैसे निकलता है, लाल ग्रंथियों से, श्वेत ग्रंथियों से, थायराइड ग्रंथि से, या पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो जो आपका है ये आपकी जो क्या बोलते हैं, स्वेट ग्लैंड्स होती है, यानी कि श्वेत ग्रंथियाँ, वहाँ से आपका पसीना निकलता है। फिर है, बुराक और रिकीट क्षेत्र मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं, बाएं भाग में, दाएं भाग में, बाएं तथा दाएं भाग में, दोनों में, या पिछले भाग में। तो जो आपका बुराक है, ब्रोकाज एरिया है आपका, वो आपका बाएं भाग में पाया जाता है। और जो आपका ये ब्रोका एरिया है वो किससे रिलेटेड है, इस जो हम बोलते हैं वाणी को समझने में, सुनने में हमारी मदद करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑर्गन गैस की मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में आपको पता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, इसके बाद हीलियम, तमाम तरह की गैसों का मिश्रण होता है। तो इसमें आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, सीधे आ जाते हैं आंसर पे कि 0.93% ऑर्गन पाई जाती है। फिर न्यूक्लियर परिवार में रहते हैं माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, सास ससुर। तो आपको पता है बहुत आसान है। फिर है संरक्षकों, ये क्वेश्चन मुझे कुछ सही नहीं लगा तो इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, ये हम नहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006, 20 अक्टूबर 2003, या 2 अक्टूबर 2004, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा आपका 6। ये कहीं कहीं पे ये पूछते हैं कि कब पारित हुआ, तो पारित अगर आएगा तो आप 2005 पढ़ा रहता है। कभी मैं यूजीसी नेट में कभी कोई मैचिंग के लिए आता है तो अगर 2005 दिया गया है तो भी आपको लगा देना है। और यहाँ पर लागू की बात हो रही है, यानी कि मतलब क्या कहते हैं, फोर्स में कब आया। ठीक है, मतलब कि अब लागू हो गया कि अब इसके तहत जो जो योजनाएं या जो जो रूल्स बनाए गए अब वो फॉलो किए जाएंगे। तो ये आपका 26 अक्टूबर 2006 से बिल्कुल लागू हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदू विवाह अधिनियम भारत की संसद द्वारा कब पारित किया गया, 1955, 1958, 1957, 56। तो सबको पता है ये 1955 में लागू हो गया था। भारतीय तलाक अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये आपका जो है क्या बोलते हैं 1960 या 1869 में, 1880, 1870। ये जो आपका अधिनियम लागू हुआ इंडियन डाइवोर्स एक्ट, वो आपका 1869, हाँ ठीक है 69 ही तो है, 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1869 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, विवेकानंद, राजीव गांधी। तो ये इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम बार किस योजना के दौरान पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था, मतलब कि किस योजना के साथ पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय पंचवर्षीय, तृतीय पंचवर्षीय, या चतुर्थ पंचवर्षीय। तो आपकी जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना थी उसके तहत इसको जोड़ा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद, यानी कि CFC जो आपकी होती है के बाद ओजोन लेयर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, या ऑक्सीजन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद जो आपकी नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है उसको दूसरा बड़ा विध्वंसक जो है माना जाता है। फिर है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई थी, 1985, 1982, 1990, 1988। इसकी स्थापना की गई आपकी 1982 में। मैं एक बार क्लियर कर लूँ कि इसमें ही करी गई थी या फिर 1 सेकेंड, हाँ ठीक है 1982 में ही करी गई थी। नेक्स्ट है, सतत विकास के लिए आवश्यक है, सतत विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब से कब तक आया था, 2015 से लेकर के 2030 तक का उसका टारगेट रखा गया है। और उसमें आपके कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट हैं उसके। कितने, 169 टारगेट और 17 गोल्स हैं। ठीक है, 17 गोल्स आपको याद होने चाहिए। यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर में भी बहुत मदद मिलेगी और आपके होम साइंस के पेपर में भी मदद मिलेगी आपको। ठीक है, और आपके खुद के जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए भी आपको मदद मिलेगी। तो इसमें क्या है, जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध व नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, उपयुक्त सभी। तो इसमें होगा सभी, क्योंकि ये जितने तीनों हैं आपके, ये जो 17 गोल्स हैं उन सभी चीज़ों में इनको सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है, अच्छा ये दोबारा से रिपीट हो गया, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है, पारिवारिक संबंधों का सबसे मुख्य भाग है माता पिता संबंध, पिता पुत्र संबंध, माँ बेटी संबंध, या फिर अभिभावक बालक संबंध। सबसे मुख्य भाग जो इसमें है वो आपका है अभिभावक बालक संबंध। ठीक है,
क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं फ्यूचर है, तो उसके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, तभी आप बच्चे को अच्छा नागरिक या अच्छा इंसान बना पाओगे। बचपनावस्था में बालक का वातावरण सीमित होता है, पास पड़ोस तक, माता तक या परिवार तक या विद्यालय तक। तो जो बचपन में बच्चा होता है तो उसको हम लोग परिवार तक ही ज़्यादा सीमित रहता है, ठीक है। वैसे पास पड़ोस में भी रह सकता है, लेकिन अब परिवार इसमें मेजर वो रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अभिभावकों और बालकों के संबंध में बिगाड़ उस समय सीमा पर होते हैं जब किशोरों की आयु लगभग होती है 13 से 14 वर्ष, 14 से 15 वर्ष या 12 से 13 वर्ष या 14 से 18 वर्ष। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है वो इन्होंने दिया है 14 से 15 वर्ष, ठीक है। वैसे हम 14 से 18 वर्ष भी जा सकते हैं, लेकिन ठीक है, तभी 18 वर्ष तक आते थे बच्चा थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, थोड़ी उसको समझदारी हो जाती है। 14-15 साल में बच्चा थोड़ा सा, जब 9 टू मुझे लगता है 9, 12, 11 तक रहता है, उस टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ज़िद्दी हो सकता है, आप कह सकते हो, क्योंकि उस टाइम उसके हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं ना, तो उस वजह से आप कह सकते हो कि उसको अच्छे से बैलेंस करना, मतलब अपनी पूरी पर्सनैलिटी को बैलेंस करना थोड़ा सा लिटिल बिट मुश्किल होता होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस परिवार के अभिभावक अपने बच्चों के साथ अधिक समय देते हैं? उच्च परिवार के, मध्यम परिवार के, निम्न परिवार के या छोटे परिवार के? जो छोटा परिवार होता है, मतलब कि आप कह सकते हो न्यूक्लियर फैमिली, तो उनके वो लोग बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा समय दे पाते हैं, क्योंकि उनके आसपास उनके बच्चे ही होते हैं, है ना। अपना वो जब भी आए तो बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तो बच्चों को ज़्यादा समय देंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट है, अच्छा ये फिर से कैसे हो गया? ओह सॉरी, ये आपका दोबारा से रिपीट हो गया, ठीक है, जिसका ये वाला आंसर था और ये वाला था। चलो काटो नहीं, बेचारे को लगा ही दो। तो चलिए, ये रहे आपके पूरे 70 क्वेश्चन, फटाफट हमने सॉल्व किए। और चलिए अब आप लोग देख के बताना कैसा लगा। थैंक यू, और मतलब इतनी देर मेरी बकबक सुनने के लिए थैंक यू। और आप लोग बताना कैसी है वीडियो, थोड़ा लाइक वाइक कर दिया करो। ऐसे तो मैं कहती नहीं हूँ, और मुझे कहना भी नहीं है, मन होगा तो आप लोग करेंगे ही। तो चलिए, अगर थोड़ी भी हेल्पफुल रहती हो कि थोड़ा आप लाइक करोगे, तो मैंने भी थोड़ा टाइम निकाला है, तो थोड़ा सा रिवॉर्ड तो बनता है ना। आपको पता है कि अगर हमें रिवॉर्ड मिलता है तो हमारी लर्निंग और या कोई भी नई चीज़ सीखने की हमारी जो क्या होती है, मतलब इंटरेस्ट होता है, वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तो चलिए आप लोग देखना, फिर मिलेंगे ऐसे दूसरे क्वेश्चन के साथ और दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग आराम करिए, वीडियो देखिए, ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।